नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी कहानी को जानेंगे जो जमीन से जुड़ी है, लोगों के हक से जुड़ी है। ये कहानी है मारवाड़ के किसानों के उस ऐतिहासिक संघर्ष की जहां उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं एक नंबर से। 136। सुनने में ये बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये उन अलग अलग टैक्स यानी करों की गिनती है जो मारवाड़ के किसानों पर एक भारी बोझ की तरह लाद दिए गए थे। और यही वो नंबर है जिसने इतिहास के सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक की नींव रखी। तो ये 136 करोड़ों का बोझ असल में था क्या? किसानों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था? चलिए शोषण की इस पूरी व्यवस्था को जरा और गहराई से समझते हैं। इन करों का सीधा सीधा मतलब था कि फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुकाने के बाद किसानों के पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी कुछ खास नहीं बचता था। और इस शोषण के दो सबसे क्रूर तरीके थे, बिगोड़ी और बेगार। बिगोड़ी मतलब जमीन पर लगने वाला लगान। अब फसल अच्छी हो या सूखे की वजह से बर्बाद हो जाए, किसानों को ये हर हाल में चुकाना ही पड़ता था। और बेगार बेगार का मतलब था जागीरदारों के लिए मुफ्त में काम करना, मतलब एक तरह की बंधुआ मजदूरी। ये दोहरा बोझ किसानों की कमर तोड़ रहा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इतना अन्याय हो रहा था तो इसके खिलाफ पहली आवाज कहां से उठी? सड़कों पर प्रदर्शन हुए? नहीं। दिलचस्प बात यह है कि पहली आवाज कागज पर उठी। शुरुआती प्रतिरोध की चिंगारी कलम से जलाई गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था जैसी छोटी छोटी लेकिन बहुत असरदार किताबें छापी। इन किताबों ने बड़ी हिम्मत के साथ प्रशासन की नाकामियों और किसानों की दर्दनाक हालत को सबके सामने लाकर रख दिया। और इसी दौरान जय नारायण व्यास जैसे निडर नेता तरुण राजस्थान अखबार में अपने लेखों के जरिए मारवाड़ प्रशासन पर तीखे सवाल उठा रहे थे। लेकिन देखिए, सिर्फ लिखने से तो बदलाव आता नहीं है। इन बिखरी हुई आवाजों को एक साथ लाने के लिए एक मंच की जरूरत थी, एक ऐसे संगठन की जो उनकी लड़ाई को सही दिशा दे सके। और यहीं से आंदोलन ने एक संगठित रूप लेना शुरू कर दिया। इस आंदोलन का सफर 1931 में हुए पुष्कर में हुए पहले सम्मेलन से शुरू हुआ। और सोचिए, इसकी मुख्य अतिथि कौन थी? कस्तूरबा गांधी। ये बात दिखाती है कि इस आंदोलन का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जा रहा था। फिर 1938 तक मारवाड़ लोक परिषद की बाकायदा स्थापना हो चुकी थी, जिसने आंदोलन को एक मजबूत ढांचा दिया। लेकिन जैसे जैसे परिषद का असर बढ़ा, सत्ता का विरोध भी बढ़ने लगा। और यही हमें 1942 में चंदवाल की हिंसक घटना और फिर 1947 में डाबड़ा के नरसंहार तक ले जाता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। जब किसानों ने शांति और बातचीत का रास्ता चुना तो जवाब में उन्हें क्रूरता और हिंसा का सामना करना पड़ा। तारीख थी 28 मार्च 1942 और जगह थी चंदावल गांव। उस दिन जो हुआ वो इस आंदोलन के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गया। यहाँ देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ किसान उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए शांति से इकट्ठा हुए थे, वो बस एक बेहतर और जिम्मेदार सरकार की मांग कर रहे थे। और दूसरी तरफ स्थानीय जागीरदार ने पुलिस और अपने गुंडों के साथ उन निहत्थे लोगों पर हमला बोल दिया, उन्हें बेरहमी से पीटा गया। इस हमले की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी खबर महात्मा गांधी तक पहुंची और उन्होंने खुद इसकी कड़ी निंदा की। इस एक घटना ने चंदावल के छोटे से गांव को पूरे देश की नजरों में ला दिया। अगर चंदावल की घटना जुल्म थी, तो 13 मार्च 1947 को जो डाबड़ा में हुआ वो एक हत्याकांड था। ये दमन का सबसे भयानक और शर्मनाक रूप था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। डाबरा की गूंज सिर्फ मारवाड़ तक ही नहीं रही, ये पूरे देश में सुनाई दी। मुंबई के वंदे मातरम से लेकर दिल्ली के द हिंदुस्तान टाइम्स तक देश के हर बड़े अखबार ने इस बर्बरता की निंदा की और मारवाड़ के किसानों के संघर्ष को एक राष्ट्रीय मंच दे दिया। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम इस आंदोलन की सबसे खास बात पर आते हैं, वो शक्ति जो इसे बाकी विद्रोहों से अलग बनाती थी। तो आखिर इस आंदोलन को इतिहास में इतना जरूरी क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ टैक्स के खिलाफ एक विद्रोह था या इसकी कहानी में कुछ और भी गहरा छिपा है? इसका सबसे अहम पहलू ये था कि इस संघर्ष की अगुवाई मारवाड़ लोक परिषद जैसे एक गैर राजनीतिक संगठन ने की। उनका मकसद कोई सत्ता हासिल करना नहीं था,
बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए न्याय पाना था। ये लोगों की अपनी लड़ाई थी जिसे वो खुद लड़ रहे थे। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब अधिकारों और न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है तो क्या कोई भी आंदोलन सच में पूरी तरह से गैर राजनीतिक रह सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।